हेलो, समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि संपीड़न घटक हमेशा किस दिशा में व्याकुंचन उत्पन्न करता है। बताइए किस दिशा में करता है। क्या होगा आपका न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। हम निकालते थे, समझिएगा, जब कंप्रेशन मेंबर पढ़ाए तो क्या निकालते थे, लेमडा निकालते थे। क्या लिखते थे, प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, ऐसे निकालते थे ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, किस हद के समांतर क्या है कि संपीड़न घटक हमेशा किस दिशा में व्याकुंचन करता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के। होगा कि नहीं। ये न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगा, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या थ्योरी में बताया था ना कि जब सिंगल एंगल सिर्फ जुड़ा रहता है, देखिएगा सिंगल एंगल सिर्फ जुड़ा रहता है तो कहाँ से निकाल लेते हैं हम, कहाँ से निकालते हैं, डायरेक्ट स्टील टेबल से निकालते हैं कि नहीं। और डबल एंगल जैसे ही जुड़ा रहेगा तब कैसे निकालते थे, आर मिनिमम को आई मिनिमम अपान 2a, क्या निकालते थे, आई मिनिमम अपान 2a। देखिए अब इसी में क्या क्वेश्चन पूछ देगा, इसी में क्वेश्चन पूछेगा आपका, क्या पूछेगा कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कितना होता है जी, आई मिनिमम अपान ए, सिर्फ ए होगा, आई मिनिमम अपान ए। डबल एंगल रहेगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर मिनिमम का फार्मूला क्या होता है, आई मिनिमम अपान ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन, टी सेक्शन रहेगा, टी सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया, आई रहेगा तो आई का, एंगल रहेगा तो एंगल का, है ना। तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, अंडर रूट आई मिनिमम अपान ए, अंडर रूट आई मिनिमम अपान ए। तो भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। अगला समझिएगा, एक कहेगा कि न्यूनतम परिभ्रमण, ये दिख रहा है, वो कहेगा, अच्छा इधर समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आई आर मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम आई मिनिमम अपान ए, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो ये त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, mm होगा, है कि नहीं, क्या होगा, मीटर होगा या फिर mm होगा। तो घबराना नहीं कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आ गया, समझिए क्या है आपका, त्रिज्या है। नहीं तो निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यह छोड़ देते हैं, रहने दीजिए। क्या होगा, त्रिज्या का होगा mm या फिर मीटर में आंसर दे देगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लिख लेंगे एडिशनल, ठीक है। अगला समझिएगा, कह रहा है कि एक संपीड़न उपांक को दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है, तो प्रभावी लंबाई क्या होगा। अब समझिएगा, जैसे आपका फिक्स आता है, फिक्स सपोर्ट, ठीक है, इसके लिए डाटा है। फिक्स सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट के लिए कहते हैं कि यह प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। ये आगे पीछे भी नहीं जा सकता और ऊपर नीचे भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या कहेंगे, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। लेकिन हिंज आ जाए, क्या आ जाए आपका, हिंज, तो कहेंगे कि प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तो है लेकिन घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, यानी ये ऊपर नीचे जाएगा, है ना। ये क्या कहेगा, फिक्स का क्या कहेगा कि प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित। ये क्या है, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, अभी इसको समझ लीजिए। यदि दोनों सिरे क्या हो, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हो तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित हो, तो प्रभावी लंबाई क्या होता है, वास्तविक लंबाई का 0.65 गुना, ठीक है। अगला समझिएगा, यदि एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा दूसरा सिरा घूर्णन के प्रति, समझिएगा, एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, दूसरा सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, ऐसा आ जाएगा। तो इसके लिए प्रभावी लंबाई 0.80 वास्तविक लंबाई होगा, ठीक है। तीसरा क्या आएगा कि दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि एक सिरा है प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है तथा दूसरा सिरा न ही प्रभावी रूप से आबद्ध है न ही घूर्णन में प्रतिरोधित यानी फ्री है, तब प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, वास्तविक लंबाई का 2 गुना। इतना समझ आ रहा। अब समझिएगा, यानी हम अभी तक इसको आप लोग सिंपल में क्या पढ़े होंगे, एक दोनों सिरे फिक्स हैं, दोनों सिरे हिंज हैं, एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज। इसमें क्या हो जाएगा, एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज, एक फिक्स दूसरा फ्री है, ऐसा पढ़े होंगे। लेकिन कंप्रेसर मेंबर में क्या कहेगा कि दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित,
इसमें क्या कहेगा, दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध लेकिन घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं। एक क्या कहेगा, एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित तथा दूसरा सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है। एक क्या कहेगा, एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, दूसरा सिरा फ्री है, न ही प्रभावी रूप से आबद्ध है न ही घूर्णन में प्रतिरोधित है। तो मिला लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। कह कि एक संपीड़न उपांक के दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है, यानी दोनों सिरे क्या हैं, फिक्स हैं। तो कितना हो जाएगा, यही तो दोनों सिरा फिक्स वाला, यानी हो जाएगा 0.65 × L हो जाएगा, है ना। ठीक लगाइए। अब समझिएगा अगला क्या है, कह रहा है कि एक कैंची में मुख्य राफ्टर के लिए कौन सा खंड प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा, हम जब आपको ट्रस पढ़ा रहे थे, समझिए जब आपका ट्रस पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, ए होता है आपका, ए देखिए ए क्या हो गया आपका, सपोर्ट, है ना, क्या हो गया आपका सपोर्ट। तो ए क्या है, ए टाई बीम है ना, क्या है टाई। टाई हमेशा कौन सा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर। टाई क्या होगा, टेंशन मेंबर। हम आपको प्रिंसिपल राफ्टर यहाँ बताए थे, है ना, यहाँ क्या बताए थे आपको, प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर में क्या होता है, हम क्या बताए थे, प्रिंसिपल राफ्टर एक तरह का एंगल होता है। उसको कैसे रखते हैं, देखिएगा कैसे बताए थे ड्राइंग में, इस तरह रखते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए इसको कि ना, इधर वाले को कैसे रखेंगे, इस तरह रखते हैं, है ना। तो क्या है, देखिए क्या किए हैं, दो एंगल को पीठ से पीठ सटा कर रखे हैं, देखिए इस तरह रखे हैं ना, ऐसा रखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, दो एंगल को पीठ से पीठ सटाकर, दो चैनल को नहीं, दो कोणीय खंड को पीठ से पीठ सटाकर रखते हैं। याद है आपको ड्राइंग पढ़ाए थे, बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि लैप स्प्लाइस, ये समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लैप स्प्लाइस छड़ का व्यास कितने mm से अधिक हो तो नहीं देते हैं। अब समझिएगा, मान लीजिए हमको छड़ लेके जाना है, बड़ा सा छड़, लंबा सा कुछ बनाना है, तो भाई एकदम बड़ा सा छड़ थोड़ी मिलेगा, छड़ तो पार्ट में आता है। तो भाई दो छड़ों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक लैप देंगे तभी तो बांध देंगे कॉलम में। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा एडिशनल कहाँ नोट कर, इसको समझिए, यही समझिएगा। एक कॉलम बनाना हमको, क्या बनाना है, कॉलम। तो भाई छड़ तो लगेगा ना कॉलम में, है कि नहीं, क्या लगेगा, छड़ लगेगा। तो भाई दूसरा छड़ जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ाना पड़ेगा, है ना। या फिर चढ़ा के जोड़ दीजिए, या फिर दोनों छड़ों को लाकर यहाँ बिल्डिंग कर दीजिए, है कि नहीं। तो कह रहा है कि कितने mm से अधिक व्यास के लिए हम चढ़ाते नहीं, लैपिंग नहीं कर सकते। तो यदि 36 mm से अधिक व्यास आ जाएगा छड़ का तो उसको हम लैप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम उसको बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, है ना। मजबूत नहीं देखना है, बिल्ड देखना है, ठीक है। अब समझिएगा, वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेना, कंजेस्टेड हो जाएगा, लैब मोटा रहेगा, मोटा है ना, लैब कर देंगे फिर स्पेस नहीं बचेगा, कंक्रीट नहीं जा पाएगा अंदर, मोटा छड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये आपका लैपिंग है। तो ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह देगा कि छड़ का व्यास कितने mm से अधिक होगा तो हम बिल्ड करेंगे, कितने mm से, 36 mm से अधिक के लिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि किसी इस्पात अवयव का तनुता अनुपात होता है, लेमडा क्या होता है, L/R होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, प्रभावी लंबाई बटा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ट्रस्ट क्या होता है, नहीं ट्रस्ट नहीं, स्ट्रट क्या होता है भाई, स्ट्रट क्या होता है, तनन अवयव, संपीड़न अवयव, फ्लेक्सर मेंबर या फिर टॉर्जन अवयव। क्या होगा आपका भाई, ट्रस क्या होता है, अब समझिए यही तो ट्रस है, क्या बताए थे, हाँ जो इस तरह होता है, यही क्या होता है आपका, स्ट्रट होता है, यही क्या है आपका, स्ट्रट है। तो क्या है, ऊपर से ये दबाया हुआ है ना इसको, तो कौन सा अवयव है, कंप्रेशन, है ना, कौन सा है आपका, कंप्रेशन। ये आपका क्या है, टाई, ये क्या है, टाई, टाई क्या हो जाएगा, टेंशन, स्ट्रट क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम कंप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रट क्या है आपका, कंप्रेशन मेंबर, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संपीड़न अवयव नहीं है, देखिएगा निम्न में से कौन सा संपीड़न अवयव नहीं है, स्ट्रट, टाई, राफ्टर या फिर बूम। क्या होता है आपका, टाई, क्या हो जाएगा आपका, टाई, यानी टाई आपका क्या है, संपीड़न अवयव नहीं है। टाई क्या होता है आपका, टेंशन अवयव होता है, टाई क्या होता है आपका, टेंशन अवयव। अभी ऊपर पढ़े हैं वहाँ। अब समझिएगा, कह रहा है कि इस्पाती स्तंभ में बकलिंग लोड क्या होता है, बकलिंग लोड कह रहा है क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है तनुतानुपात के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, और दूसरा क्या कह रहा है कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के समानुपाती।
न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के समानुपाती। इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे बकलिंग लोड। क्या पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में? बकलिंग लोड। क्या पढ़ेंगे? P = पाई स्क्वायर EI अपान EL स्क्वायर। पढ़े हैं? आयलर का फॉर्मूला है ना, आयलर फार्मूला। वो भी तो कॉलम के लिए होता है, वो भी किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। अब I को हम क्या लिख सकते हैं? I = AR स्क्वायर होता है ना, AR का स्क्वायर। अब समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वायर I को लिख दें R स्क्वायर अपान EL स्क्वायर, है कि नहीं? अपान EL स्क्वायर। अब देखिए P किसके समानुपाती है? R मतलब परिभ्रमण त्रिज्या। तो परिभ्रमण त्रिज्या का मिल गया ना, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के समानुपाती। यानी बी तो ऑप्शन सही है आपका। लेकिन हम एक और चीज़ देखें, लेमडा = क्या होता है? L अपान R। और यहाँ क्या है? R अपान L। तो इसको लिख सकते हैं P = पाई स्क्वायर A अपान लेमडा स्क्वायर, है ना? क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर। यानी तनुतानुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A और B। यानी बकलिंग लोड कितना होता है? तनुतानुपात के, हेलो, बकलिंग लोड क्या होगा आपका? तनुतानुपात के, बकलिंग लोड तनुतानुपात के व्युत्क्रमानुपाती और परिभ्रमण त्रिज्या के समानुपाती। दोनों से एक ही आएगा, हम दोनों को एक ही मिक्स कर दिए, ठीक है। अगला क्या है कि कॉलम स्प्लाइस क्या होते हैं? लघु स्तंभ होते हैं, लंबे स्तंभ होते हैं, मध्यम स्तंभ होते हैं, या फिर कोई नहीं होते हैं। कॉलम स्प्लाइस क्या होता है आपका? लंबे स्तंभ। अब देखिए कॉलम स्प्लाइस लघु स्तंभ होगा। कॉलम स्प्लाइस क्या होता है? हम क्या बताए थे भाई? दो कॉलम को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉलम स्प्लाइस का। ड्राइंग में पढ़ाए थे ना आपको कॉलम स्प्लाइस। अब देखिए एक कॉलम ए हो गया और नीचे क्या हो गया? दूसरा कॉलम। अब इसको जोड़ेंगे ना एक कॉलम स्प्लाइस से, है कि नहीं? दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए, है ना? तो क्या हो गया? वो कॉलम स्प्लाइस। तो छोटा ही तो रहता है, ऐसे याद कर लीजिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा थोड़ी है, क्या है आपका? छोटा है। तो कॉलम स्प्लाइस क्या होता है? लघु स्तंभ, ठीक है। अब समझिएगा, संपीड़न फ्लेंज किसको होने से रोकता है? अब समझिएगा, कह रहा है कि संपीड़न फ्लेंज किसको होने से रोकता है? व्याकुंचन, धारण, विक्षेप और बंकन आघूर्ण। क्या होता है आपका? व्याकुंचन यानी बकलिंग होता है। व्याकुंचन मतलब बकलिंग। अब समझिए इधर, अब कॉलम क्या है कि संपीड़न फ्लेंज क्या है? आप लोग देखे होंगे, अब लोग समझिए इधर, आप लोग देखे होंगे जब ड्राइंग बनाए थे तो कैसा बनाए थे? आई सेक्शन बनाए थे, है कि नहीं? क्या बना था? आई सेक्शन। और आई सेक्शन के ऊपर क्या लगाए थे हम? कवर, है ना? लगाए थे ना बेस कवर। इधर देखिए, इसको हम साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन के ऊपर क्या हो गया? एक कवर, है ना? इसे क्या कहते हैं? फ्लेंज कवर। हेलो, ये क्या होता है आपका? फ्लेंज कवर। दोनों क्या होते हैं? फ्लेंज कवर। तो फ्लेंज कवर क्या करता है? इसको बकल नहीं होने देता है, लोड को अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो संपीड़न फ्लेंज किसको होने से रोकता है? बकलिंग को, है ना? बकलिंग को। क्योंकि बकलिंग कैसे होगा? इसको समझिएगा, आई सेक्शन कैसे होता है आपका? आई सेक्शन इस तरह होगा ना, कॉलम भाई कंप्रेशन। आई सेक्शन इस तरह होगा, बीच में एक आई लगा देंगे, बीच में इस तरह भी रहेगा, है ना? अब बकलिंग इधर ही तो होगा, है कि नहीं? बीच में मान लीजिए कैसे लगाएंगे, दीजिए एक और। एक क्या हो गया आपका? एक क्या हो गया आपका? एक आई सेक्शन, है ना? नहीं हो पाएगा। एक क्या हो गया आपका? आई सेक्शन हो गया, है ना? एक इधर बकल करेगा, इधर करेगा या फिर इधर करेगा। अब इधर ही क्या लगा है? इधर कर रहा था तो इधर भी हम एक कवर लगा देंगे और इधर भी कवर लगा देंगे, तो मजबूत होगा कि नहीं? ये बकल करने देगा? नहीं करने देगा ना। तो कॉलम स्प्लाइस यानी क्या कर रहा है कि फ्लेंज कंप्रेशन फ्लेंज किसको रोकेगा? बकलिंग को, है ना? यानी व्याकुंचन को होने से रोकता है। समझ आ रहा है? अब कह रहा है कि इस्पात के स्तंभ के लिए अच्छी संपीड़न अनुग्रह प्रतिबल किस पे निर्भर करता है? आप याद करिए, जब हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ा रहे थे तो लास्ट में निकाले थे लेमडा = L अपान R। फिर कह रहे थे जाइए आप सारणी देखिए, है कि नहीं? लेमडा के अनुसार और स्टील के ग्रेड के अनुसार हम कहाँ कहते थे? जाके सारणी देखिए। तो लेमडा क्या होता है आपका? तनुता अनुपात। तो स्तंभ के लिए अच्छे संपीड़न में अनुग्रह प्रतिबल स्टील टेबल से निकालते थे ना लेमडा के अनुसार। तो किस पे डिपेंड कर जाएगा आपका? कहाँ गया? तनुता अनुपात पे। क्या जाएगा आपका? तनुता अनुपात पे, ठीक है। इधर देखिए, कह रहा है कि जालक छड़ का तनुता अनुपात कितना होता है? यानी जो लेसिंग होता है उसका तनुता अनुपात कितना होगा? 145। कितना होगा? 145। रट लीजिएगा, रटने वाला, ठीक है। तो तनुता अनुपात जितना भी आएगा कि 400 किसका होता है बताइए तो?
सिग्मा टेंसाइल मेंबर का मैक्सिमम तनुता अनुपात 400 किसका होगा? तनन अवयव का अधिकतम तनुता अनुपात, है ना, कल बताए थे। तनन अवयव का अधिकतम तनुता अनुपात कितना होगा? 400। जालक छड़, आप लोग पूछ नहीं रहे कि जालक छड़ क्या होता है, अब समझिएगा। अब देखिएगा, जहाँ आप देखेंगे पोल वगैरह पे जहाँ ट्रांसफार्मर लगे रहेंगे, वो ट्रांसफार्मर के बीच में ना ऐसा बांधे रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा बांधे रहते हैं, ऐसा कि मेंबर इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? लेसिंग, क्या कहते हैं? लेसिंग कॉलम। तो कह रहा है कि लेसिंग कॉलम का तनुता अनुपात कितना होगा? 145। सिर्फ इसका तनुता अनुपात कर रहा है, पूरे स्ट्रक्चर का नहीं। कितना होता है? 145 होता है, ठीक है। ऐसा देखें है ना। अब समझिएगा, क्या है कि वास्तविक अधिकतम तनुता अनुपात की तुलना में बद्ध स्तंभों का तनुता अनुपात कितना माना जाता है? एक कह रहा है ना कि आपका 2 कॉलम है, एक ये है सिंपल सा कॉलम, एक सिंपल सा कॉलम है, और एक आपके पास है कॉलम जिसमें लेसिंग किया हुआ है, जिसमें क्या किए हैं? हम लेसिंग किए हैं। तो कह रहा है कि इसके अपेक्षा इसका तनुता अनुपात कितना बढ़ जाएगा? 5% बढ़ जाता है, यानी 1.05 गुना। कितना बढ़ेगा? 1.05 गुना। अगला समझिएगा, लेसिंग आपको समझ आ गया। तिरछा तिरछा जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? लेसिंग कहेंगे। एक होता है कि एक कॉलम है, ये आई सेक्शन बना रहे हैं, कॉलम का समझ आ रहा है ना, ये आई सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह भी तो इसको जोड़ सकते हैं, तभी तो इधर उधर नहीं जाएगा, तभी इधर उधर नहीं जाएगा, है कि नहीं? ये अब इधर उधर जाएगा नहीं, यानी सीधा। इसे हम लोग कहते हैं बैटन। क्या कहते हैं? बैटन। एक क्या है आपका? लेसिंग। हेलो, एक क्या हो जाएगा आपका? लेसिंग। एक क्या हो जाएगा? बैटन। तो कह रहा है कि बैटन में इसकी संख्या कम से कम कितनी चाहिए? क्या कह रहा है कि बैटन स्तंभ में न्यूनतम संख्या होती है बैटन की। कितना बनाया है? 3, यानी कम से कम कितनी चाहिए हमको? 3 चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। अब इधर देखिए, अगला कह रहा है कि लेसिंग कॉलम में लेसिंग का मध्य कोण कितना होता है? अब समझिएगा, बैटन पे नहीं ध्यान देंगे हम, कहाँ ध्यान देंगे? लेसिंग पे। तो लेसिंग में कह रहा है यहाँ एंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है? वहाँ एंगल बन रहा है। तो उसका मध्य एंगल कितना होना चाहिए भाई? ऐसा नहीं एकदम सीधा सीधा एकदम टेढ़ा टेढ़ा कर देंगे। कितना होगा आपका? 40 से 70। पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 40 से 70 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छे संपीड़न में यह अनुमत प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है। अभी तो ऊपर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, किस पर निर्भर करेगा? तनुता अनुपात पे, है ना। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 16 mm व्यास के लिए जालक छड़ का न्यूनतम चौड़ाई होगी। अब समझिए, जालक छड़ मतलब फिर हम चले गए लेसिंग पे, फिर कहाँ चले गए? लेसिंग पे। तो कह रहा है कि रिवेट का व्यास यदि कितना mm हो? 16 mm हो, तो कितना हो जाएगा जालक छड़ का चौड़ाई? इसकी चौड़ाई भी तो कुछ होगी भाई। ये चपटी पत्ती है, लेसिंग वाला क्या हो जाएगा आपका? चपटी पत्ती, यानी समझिए लेसिंग क्या है? इसी तरह लगा देंगे चपटी पत्ती के रूप में। तो कह रहा है कि रिवेट का व्यास 18 mm है, तो चपटी पत्ती की चौड़ाई कितनी होगी, है ना। इस तरह क्या होता है, मेरा चपटी पत्ती लगाते हुए निकल जाएंगे। तो 18 mm व्यास के लिए, 16 mm व्यास के लिए चपटी पत्ती की चौड़ाई कितनी होती है? 50 mm। अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसी में? अगला क्वेश्चन क्या आएगा, हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि 16 mm के लिए यही देख लीजिए, 16 mm के लिए कितना लगा लिखे हैं? 50। 18 mm रिवेट व्यास के लिए कितना हो जाएगा? 55। 20 mm रिवेट व्यास के लिए कितना हो जाएगा? 60। और 22 mm रिवेट व्यास के लिए कितना हो जाएगा? 65, है ना। 2 बढ़ाते हुए चला जाना है, ऊपर 5 बढ़ाते हुए चला जाना है। 16, 18, 20, 22, 50, 55, 60 और 65, ठीक है। कितना डाटा नोट करिए, इसको काट दे, पूरा काट।